20th सेंचुरी में यूं तो कई आविष्कार हुए हैं, लेकिन न्यूक्लियर पावर का आविष्कार एक ऐसा इन्वेंशन था जो इंसानों के लिए वरदान और अभिशाप दोनों बनकर आया। आज कई फील्ड्स में न्यूक्लियर रिएक्टर्स की मदद से एनर्जी जनरेट की जा रही है, लेकिन इन रिएक्टर्स में कई बार ऐसे हादसे हुए हैं जिनके कारण मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कई ऐसी न्यूक्लियर मिस्ट्रीज भी हैं जिनके रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाए हैं। आज हम 5 ऐसी न्यूक्लियर मिस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में जानकर आप भी शॉक हो जाएंगे। मिस्टीरियस स्नोफॉल इन जुलाई 1945। साल 1945 में अमेरिका के मेक्सिको शहर में एक अजीब घटना देखने को मिली। मेक्सिको में जुलाई में गर्मी का मौसम रहता है, लेकिन 16 जुलाई के दिन अचानक मौसम ने करवट ली और बर्फबारी शुरू हो गई। गर्मी के मौसम में अचानक होने वाली बर्फबारी से हर कोई हैरान था। सभी को लग रहा था कि ये एक नेचुरल इवेंट है, कभी कभी मौसम इस तरह से करवट ले लेता है, लेकिन असल में वो कोई नॉर्मल स्नोफॉल नहीं थी, या यूं कहें कि वो बर्फबारी ही नहीं थी। बारबरा केंट अपनी कुछ दोस्तों के साथ एक लोकल नदी में नहा रही थी। गर्मी का मौसम था, सभी लड़कियां खूब मस्ती कर रही थी। बारबरा की उम्र करीब 13 साल की रही होगी। बारबरा ने बताया कि वो अपनी दोस्तों के साथ नदी में नहा ही रही थी कि अचानक आसमान में बादलों का गुबार छा गया। इतने में कोई समझ पाता, तुरंत ही स्नोफॉल शुरू हो गई। उन लोगों को अजीब तो लगा, लेकिन वो स्नोफॉल को एंजॉय करने लगे। लड़कियों ने बर्फ को अपने शरीर पर रगड़ा, कुछ ने तो उसे खाकर भी देखा। उस बर्फ की अजीब बात ये थी कि वो ठंडी नहीं बल्कि गर्म थी। बारबरा ने बताया कि उन्हें लगा कि शायद गर्मियों में बर्फबारी हुई है, इसलिए बर्फ गर्म होगी। 13 साल की बच्ची से और क्या उम्मीद की जा सकती है। लेकिन असल में वो कोई साधारण बर्फ नहीं थी, बल्कि वो इरेडिएटेड ऐश थी जो ट्रिनिटी टेस्ट के कारण गिरी थी। मेक्सिको से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर उस दिन सुबह 5:30 बजे मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंडर न्यूक्लियर बम का ट्रायल हुआ था, और इसी ट्रायल की वजह से आसमान से कुछ ऐशेस गिरी जिसे लोगों ने बर्फ समझ लिया। असल में वो रेडियो एक्टिव ऐश थी। शरीर पर लगाने की वजह से बहुत से लोगों को कैंसर जैसी बीमारी से जूझना पड़ा। पूरे यूरोप में बारबरा ही एकमात्र बच्ची थी जो 40 साल से ज्यादा समय तक जीवित रही। बाकी सभी की कैंसर और अन्य घातक बीमारियों से मौत हो गई थी। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के ट्रायल के बारे में मेक्सिको के लोगों को कुछ भी नहीं बताया गया, न ही उन लोगों को वहां से हटाया गया और न ही कोई प्रोटेक्टिव गियर उन्हें दिए गए, क्योंकि ऑफिशियल इस पूरे प्रोजेक्ट को सीक्रेट रखना चाहते थे। बाद में लोगों ने सरकार से कंपनसेशन और जस्टिस की मांग की, लेकिन सरकार ने अपनी गलती कभी मानी ही नहीं। ये घटना आज भी मेक्सिको के लोगों को याद है। द नंदा देवी डिवाइस। 7 फरवरी 2021 को हिमालय की वादियों में एक भयंकर बाढ़ आई थी, जिसमें दर्जनों लोगों की जान चली गई थी। चमोली डिस्ट्रिक्ट में ऋषि गंगा, धौली गंगा और अलकनंदा जैसी नदियों में उफान आ गया था। कई घर तबाह हो गए, यहाँ तक कि 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट भी बाढ़ में बह गए थे। रीनी गांव के लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। पहले तो सभी को लग रहा था कि ये बाढ़ नेचुरल रीजन की वजह से आया है। सरकार ने भी कहा कि एवलांच, लैंडस्लाइड और नंदा देवी पर्वत से ग्लेशियर का टुकड़ा टूटने की वजह से बाढ़ आई है, लेकिन स्थानीय लोग इस बात से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि किसी न्यूक्लियर डिवाइस की वजह से ये बाढ़ आई है। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि नंदा देवी पर्वत की चोटियों के बीच एक न्यूक्लियर डिवाइस आज भी मौजूद है, जो शायद एक्टिव भी हो सकता है। साथ में कुछ प्लूटोनियम कैप्सूल्स भी वहां पर पड़े हुए हैं। इसकी तह तक जाने के लिए हमें 60 साल पहले अतीत में जाना होगा। साल 1964 में चीन ने पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट को अंजाम दिया था। चीन पर निगरानी रखने और उनके न्यूक्लियर वेपन्स की क्षमता की जांच करने के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और भारतीय खुफिया एजेंसी ने मिलकर एक प्लान बनाया। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी पर्वत पर न्यूक्लियर सेंसिंग डिवाइस लगाया गया। मनमोहन सिंह कोहली को ये डिवाइस पहाड़ी की चोटी पर लेकर जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसका वजन करीब 56 किलो था, लेकिन चोटी पर पहुंचने से पहले ही अचानक से मौसम बिगड़ गया और तेज तूफान आ गया। पूरी टीम न्यूक्लियर डिवाइस और 7 प्लूटोनियम कैप्सूल छोड़कर वापस आ गई। बाद में जब टीम दोबारा गई तो उन्हें वहां कोई भी डिवाइस नहीं मिला। कई सर्च ऑपरेशंस चलाए गए, लेकिन उन न्यूक्लियर डिवाइसेस का कोई नामो निशान नहीं मिल पाया। ऐसा माना जाता है कि आज भी नंदा देवी की चोटियों में बर्फ के नीचे वो डिवाइसेस दबे हुए हैं। अगर वो गलती से हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदी के संपर्क में आते हैं तो वो पानी रेडियो एक्टिव हो जाएगा और करोड़ों लोगों की जान जा सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना
है कि वो डिवाइस 100 सालों तक एक्टिव रहने वाले थे और अभी 40 साल और बचे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनमें से किसी डिवाइस की वजह से ही 2021 में भयंकर बाढ़ आई थी और सरकार इसे लगातार इग्नोर कर रही है। सरकारी बयान में बाढ़ का कारण ग्लेशियर टूटना ही बताया गया। एटॉमिक सिटी लव ट्रायंगल। वर्ल्ड में अब तक कई न्यूक्लियर डिजास्टर्स हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका में हुआ पहला न्यूक्लियर डिजास्टर अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग था। 3 जनवरी 1961 में अमेरिका की एटॉमिक सिटी इडाहो के शहर में ये हादसा हुआ था और ये इंसिडेंट एक लव ट्रायंगल की वजह से हुआ था। जैक बर्न्स, रिचर्ड मैकनेल और रिचर्ड लेग न्यूक्लियर रिएक्टर को ऑपरेट कर रहे थे। तीनों ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और इसी दौरान तीनों के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। तीनों में झगड़ा हो गया। तभी जैक बर्न्स की पत्नी का फोन आता है और पत्नी उसे तलाक देने की धमकी दे देती है। असल में जैक बर्न्स का एक लोकल प्रोस्टिट्यूट के साथ अफेयर चल रहा था और ये बात उसकी पत्नी को पता चल गई थी। पत्नी ने जैसे ही तलाक की धमकी दी, जैक बर्न्स का दिमाग सनक गया। उसने न्यूक्लियर रिएक्टर की कंट्रोल रॉड को जरूरत से ज्यादा खींच दिया। ये रॉड 10 सेंटीमीटर तक खींची जानी होती है। न्यूट्रॉन्स को ऑब्जर्व करने और रिएक्टर के सेफ ऑपरेशंस के लिए ये बहुत जरूरी होती है। जैक बर्न्स ने उस रॉड को 50 सेंटीमीटर तक खींच दिया, जिसकी वजह से आर्मी के न्यूक्लियर रिएक्टर में एक जोरदार धमाका हुआ और आग लग गई। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन शुरू हो गया और इस हादसे की वजह से 3 लोगों की जान चली गई। तीनों ही लड़कों की उम्र 30 साल से कम थी। इस तरह से इस लव ट्रायंगल की वजह से अमेरिका के इतिहास का पहला न्यूक्लियर इंसिडेंट हुआ था। मिसिंग येलो केक। यह घटना नवंबर 1968 की है, जब करीब 200 टन येलो केक गायब हो गया था। यहाँ पर येलो केक का मतलब यूरेनियम के पाउडर फॉर्म से है, जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर प्रोग्राम में किया जाता है। अमेरिका के UNR हार्बर से एक कार्गो शिप में 560 ड्रम येलो केक लोडेड थे। उस कार्गो शिप को इटली जाना था। करीब $4 मिलियन का यूरेनियम उस जहाज में मौजूद था। बात सिर्फ पैसों की नहीं थी, बल्कि ये यूरेनियम बहुत ज्यादा पावरफुल और डेंजरस भी था। येलो केक इटली पहुंचने से पहले तुर्की में फ्यूलिंग के लिए रुका। तभी पता चला कि जहाज से 200 टन येलो केक गायब है। देखते ही देखते ये न्यूज चारों ओर फैल गई। वर्ल्ड मीडिया ने भी इस पर गौर किया। यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की सेफ्टी का सवाल था, क्योंकि 200 टन यूरेनियम से पूरी दुनिया खत्म की जा सकती है। एक अंडे के बराबर यूरेनियम करीब 88 टन कोयले के बराबर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो येलो केक कितना खतरनाक होगा। दोस्तों, येलो केक के गायब होने की इन्वेस्टिगेशन की गई और अलग अलग थ्योरीज निकलकर सामने आई। एक थ्योरी में कहा गया कि बेल्जियम की माइनिंग कंपनी ने वो चोरी किया हुआ यूरेनियम खरीदा और उस यूरेनियम को मिलान की एक केमिकल कंपनी को बेच भी दिया। लेकिन असल में सच्चाई कुछ और ही थी। उस यूरेनियम की चोरी के पीछे इजराइल का हाथ था। इजराइल उस समय न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहा था, लेकिन इस प्रोग्राम में यूरेनियम की सप्लाई उसके लिए सबसे बड़ी समस्या थी। पहले उसे फ्रांस से यूरेनियम मिल जाता था, लेकिन 1967 में अरब के 6 डेज वॉर के बाद फ्रांस ने भी उस पर सैंक्शन लगा दिए। अब इजराइल के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ मिलकर येलो केक की चोरी की प्लानिंग को अंजाम दिया। 1970 में ये हकीकत पूरी दुनिया को पता चल गई। हालांकि इजराइल ने खुद से ये बात कभी एक्सेप्ट नहीं की। आखिर में हर चोर यही कहता है कि मैंने चोरी नहीं की है। स्काईफॉल मिसाइल फेल्ड मिशन। रशिया के पास वर्ल्ड में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन ये देश अपने परमाणु बम के जखीरे को और मजबूत बनाने की जद्दोजहद में लगा रहता है। अगस्त 2019 में रशिया के नॉर्दर्न रीजन में अचानक से रेडिएशन का लेवल बढ़ने लगा। बहुत सारे लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और हॉस्पिटल्स में लोगों की मानो बाढ़ सी आ गई। रशिया की सरकार ने इस खबर को दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये खबर इतनी बड़ी थी कि सरकार के प्रयास नाकाफी साबित हुए। असल में मिलिट्री रीजन में सरकार SSC-9 स्काईफॉल मिसाइल का परीक्षण कर रही थी। ये एक एक्सपेरिमेंटल क्रूज मिसाइल थी जो न्यूक्लियर रिएक्टर से चलने वाली थी। इसकी टेस्टिंग के दौरान एक बड़ा धमाका हुआ। आसपास के लोगों को लगा कि आर्मी कोई रूटीन टेस्टिंग कर रही होगी, लेकिन असल में वो परमाणु मिसाइल का टेस्ट था जो फेल हो गया। इसके फेल होने से पूरे एरिया में रेडिएशन का लेवल एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गया। रशिया स्टेट न्यूक्लियर एनर्जी के कई साइंटिस्ट की मौके पर ही मौत हो गई थी। सरकार ने इस न्यूज को छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स और रिसर्चर्स को सारी बात पता चल चुकी थी। सैटेलाइट इमेजेस में भी देखा गया कि साइट पर कोई बड़ा धमाका हुआ है, लेकिन सरकार ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे रखी। साल 2023 के अक्टूबर महीने में व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस किया कि उन्होंने स्काईफॉल मिसाइल का सफल परीक्षण
कर लिया है। दोस्तों, सरकार की गलती और नाकामी की वजह से न जाने कितने मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। सरकार अगर चाहे तो आसपास के लोगों को वार्निंग दे सकती है और उन्हें टेस्टिंग के दौरान हटाया जा सकता है, लेकिन शायद सरकार के लिए अपने मिशन को सीक्रेट रखना लोगों की जान से ज़्यादा कीमती है। आपको क्या लगता है, क्या टेस्टिंग से पहले सरकार को कोई वार्निंग देनी चाहिए जिससे कि इस तरह के हादसों को टाला जा सके? इस बारे में अपने विचार हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।